कश्मीर का 3 दहाइयों का इंतजार आज उस वक्त खत्म हुआ जब श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा के हाथों अपनी नौयत के पहले मल्टीप्लेक्स आईनॉक्स का इफ्तिताह हुआ। इस मल्टीप्लेक्स के खुलने से अब कश्मीरियों को 3 दहाइयों में पहली बार बड़ी स्क्रीन पर फिल्में देखने का मौका मिला है। मल्टीप्लेक्स इंतजामिया ने इफ्तिताही तकरीब के बाद आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की खसूसी स्क्रीनिंग की। बाकायदा शो 30 सितंबर से फिल्म विक्रम विद्या की स्क्रीनिंग के साथ शुरू होंगे। So I'm very happy for this. We Kashmir really needed this. श्रीनगर को बहुत ज़रूरत थी इसकी, बहुत ज़्यादा. So this is like such a beautiful moment, and I had tears in my eyes because it's something so beautiful, and I can't even express. I mean, it's something that we have prayed for all these years. ये आज तो इतना हिस्टोरिक डे है कश्मीर के लिए कि 32 साल के बाद पहला मल्टीप्लेक्स यहाँ आया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। हम इतने लकी हैं कि ऑनरेबल एलजी साहब आए अपने आप यहाँ हमारे मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किए। ये साहब यूथ हर जगह इंटरटेनमेंट चाहता है। हम इंडियंस ऐसे हैं कि हर जगह हम पिक्चर देखना चाहते हैं एंड आई थिंक दैट्स द सेम एवरीवेयर। सो पीपल विल कम आउट एंड दे विल वॉच द मूवीज व्हिच आर शोइंग। बहुत खुशी हो रही है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, अपना सपना पूरा हो रहा है। और मुझे लगता है जहाँ तक मल्टीप्लेक्स में जो हम चाहते थे, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहते थे, वो आज आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि दैट टेक्नोलॉजी इज़ देयर और वो कामयाब हुई आज। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। 1 साल के बाद आप मजरू सुल्तानपुरी साहब का बोलेंगे कि अकेले निकला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। कश्मीर में आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसको पूरी तवारीख में याद रखा जाएगा। 32 साल बाद कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स आईनॉक्स आज ओपन हुआ है, जिसकी इनॉग्रेशन के लिए एलजी मनोज सिन्हा आए थे। ये एक ऐसा लिंक है जो पिछले 32 साल से मिसिंग था, कश्मीर और बॉलीवुड को जोड़ने का। कैमरामैन जहांगीर के साथ मैं सरोज कफील। अपनी नवियत का पहला मल्टीप्लेक्स आईनॉक्स अब वादी कश्मीर में एक हकीकत बन गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने मल्टीप्लेक्स का इफ्तिताह करके फिल्म शायकीन के लिए इसे खोल दिया है। एलजी का कहना है कि वादी में फिल्म सिटी की तामीर के लिए जमीन की निशानदही की गई है। उन्होंने कहा कि नई फिल्म पॉलिसी के तहत मकामी और हिंदी फिल्म साजों को कश्मीर में फिल्में बनाने के लिए सब्सिडी फराहम की जाएगी। एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मत्तू के अलावा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले और एडीजीपी विजय कुमार भी मौजूद रहे। मल्टीप्लेक्स में अक्टूबर के पहले हफ्ते से बाकायदा फिल्में दिखाई जाएंगी। कि आज ये कोशिश हो रही है और दिल्ली में जो सरकार है, नीति बड़ी स्पष्ट है। वो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थापित करने में विश्वास करती है। मैं फिर से एक बार आप सबको इस नई सौगात की बधाई देता हूं। नई फिल्म पॉलिसी जो बनी है जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों में काफी फिल्में यहां शूट हो रही। फिल्म सिटी के लिए भी जमीन चिन्हित कर ली गई है। आने वाले कुछ महीनों में, 2 महीने के अंदर वो फिल्म सिटी लोगों के लगातार संपर्क में है। और ये जो नई फिल्म पॉलिसी है स्थानीय नौजवानों के लिए, उसमें विशेष प्रावधान हमने किए। तो वो अगर कोई फिल्म बनाएंगे, छोटी फिल्म भी बनाएंगे, तो उन्हें हम काफी इंसेंटिव देने जा रहे हैं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके, लोग इससे जुड़ भी सके। आज ये वक्त नहीं है कि बाकी बातें मैं करूं। इतना मैं जरूर कर सकता हूं कि ईमानदारी से कोशिश की जा रही है कि अवाम की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक हो सके। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने आज श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के इफ्तिताह का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि अब बंदूकों और पत्थरों की जगह तफरीह ने ले ली है, जो कि बहुत हौसला अफजा रुझान है। उन्होंने 32 साल के तवील वक्फे के बाद सिनेमा हॉल खोलने के लिए साजगार माहौल बनाने का सहरा हुकूमत हिंद और एलजी इंतजामिया को दिया। वो आज जम्मू में एक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। कश्मीर घाटी में फिर से कई वर्षों के बाद सिनेमा हॉल्स खुले हैं और एक मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। ये एक नए युग की शुरुआत है। हमारे बच्चे जिन्होंने पिछले और हमारे नौजवान जिन्होंने पिछले 30-35 साल जिनके कानों में सिर्फ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों की आवाज़ आती थी और उन्होंने कभी ज़िंदगी में जो सारी सुविधाएं पूरे देश भर में हैं उनसे वो वंचित है। सिनेमा घर खुलने से यकीनन वहाँ के लोगों को भी बहुत सुखद अनुभव हो। इस मौके पर बीजेपी सदर ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर उनके उस बयान पर जवाबी हमला किया कि वादी कश्मीर के स्कूलों में भजन गाना बीजेपी की तरफ से अपने पोशीदा हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश है। आज जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रायना ने कहा कि स्कूलों में ये भजन गाने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में दूसरे मजाहिब की दुआएं भी गाई जाती हैं और इस मामले को फिरकावाना रंग देने की जरूरत नहीं है। रविंद्र रैना ने दावा करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी तमाम सियासी बुनियाद खो चुकी हैं और इस तरह के इश्तिहार अंगेज बयानात देकर सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ सुबह की प्रार्थना में स्कूलों में बच्चे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जैसी प्रार्थनाओं को बोलते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सभी बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस प्रार्थना को भी बोलते हैं। तो कभी किसी ने इस प्रकार की आपत्ति नहीं जताई कि यहाँ रघुपति राघव राजा राम बोला गया तो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी क्यों नहीं बोला गया, या लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बोला गया तो रघुपति राघव राजा राम क्यों नहीं बोला गया। इस प्रकार का विवाद विशेषकर जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बीच में इस प्रकार से जहर घोलकर राजनीति महबूबा मुफ्ती जी को नहीं करनी चाहिए। एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर रजनी पाटिल का कहना है कि प्राइवेट सिनेमा हॉल खोलना और उसे फरोग देना जम्मू कश्मीर में नौजवानों की परेशानियों का कोई हल नहीं है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से खसूसी बात करते हुए पाटिल ने कहा कि नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, लेकिन हुकूमत उन्हें सिनेमा हॉल फराहम कर रही है। रजनी पाटिल ने एआईसीसी सदर के इंतखाब के बारे में भी बात की। जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों इस बात पर इसरार करते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी को कांग्रेस का सदर होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि गांधी खानदान ही हिंदुस्तान को मुत्तहिद कर सकता है। कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज ऑल टाइम हाई है बेरोजगारी कि जिसका जिक्र मैंने राज्यसभा में भी किया था कि सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है जो जम्मू कश्मीर के युवा पूछना चाहती है, आक्रोशित है। तो वो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने ध्यान देना ज़रूरी है। न केवल यहाँ पे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लेक्स खोलने से कुछ युवाओं को रोज़गार मिलने वाला नहीं है। सिर्फ ये पोर्ट्रे करने से या इसका बाजू रखने से कि हम यहाँ पे मल्टीप्लेक्स खोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ युवाओं को रोज़गार मिल रहे हैं। तो इस तरह से क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरह से हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे करके लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। ये हमारा सीधा आरोप है। हमारे पार्टी का स्पष्ट ये कहना, रेजोल्यूशन जो एआईसीसी ने किया है वो स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि जो हमारा स्टेटहुड है वो हमें देना पहले ज़रूरी है, जिसका अमित शाह जी ने पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस जिसका निर्णय लिया था और हमें शब्द दिया था वो पहले करना ज़रूरी है। वो उसने अपना शब्द पूरा नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे ज़मीन का जो कानून हम बनाना चाहते हैं वो ज़मीन का कानून हमें अपना अधिकार देना चाहिए। यहाँ के लोगों का आक्रोश है कि हमारा जो विशेष अधिकार जो आज भी हिमाचल में ज़मीन का अधिकार उनका साबित है, क्यों नहीं वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़मीन का अधिकार दिया जाता? नॉर्थ ईस्ट में है वो क्यों नहीं दिया जाता जम्मू कश्मीर? फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ छेड़छाड़ी क्यों है, वो हम पूछना चाहते हैं। कांग्रेस वालों को ये लगता है कि सभी लोगों को देश, धर्म, जात सभी को छोड़कर, प्रदेश को छोड़ के अगर कोई फैमिली है तो वो गांधी परिवार है और गांधी परिवार ही सबको जोड़ सकता है। अगर किसी का भी नाम लेते हैं, अगर समझो किसी एक का नाम लिया तो वो केरला से आता है, बी का नाम लिया तो महाराष्ट्र से आता है, तो एक ही परिवार है कि जो सभी लोगों को लगता है कि ये हमारे लोग। डीजीपी दिलबाग सिंह ने रियासी का दौरा किया। उन्होंने डीजीपीओ ऑफिस के बाहर शहदा की यादगार की नकाब कुशाई की और शहीदों को सलामी देकर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी की हिमायत करने,
और दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मिलिटेंसी के खात्मे पर काम कर रही है। साथ ही उन्होंने साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कानून किसी मजहब को नहीं देखता। कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। मंशियात की तस्करी करने वालों और नशे के आदी अफराद के खिलाफ PSA लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले मिलिटेंटों को मार गिराया जा रहा है और पकड़ा भी जा रहा है। जो कार्रवाई पार से साजिश बनी थी कि दोबारा से कुछ एक जगह ऐसी तैयार की जाए, उसको नाकाम कर दिया गया है। जो बस की घटना हुई थी उसकी तफ्तीश में जो भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक तफ्तीश की कार्रवाई चल रही है और जो भी ज़रूरी तथ्य होंगे वो कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। कानून जात, बरादरी, जाति, धर्म उसमें यकीन नहीं रखता है। कानून सिर्फ ये देखता है कि कानून के खिलाफ कौन काम करता है और जो कानून के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरत है कि हम इसके साथ जुड़ें और नशे की जो लत जो इस वक्त हमारे नौजवान पीढ़ी को खराब कर सकती है उसको रोका जाए। PSA लगाए जाएंगे सर, जो भी बिल्कुल PSA लगाए जाएंगे जो लोग इस कार्रवाइयों में शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस तैयार हो चुके हैं। जम्मू पुलिस ने PSA तैयार करके कुछ लोगों को PSA लगा दिए हैं और बाकियों की कार्रवाई। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में आने वाले मज़ारात और मसाजिद के अंदर सियासी लीडरों और असर रसूख रखने वाले लोगों की दस्तारबंदी पर पाबंदी आयद करने के फैसले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सही फैसला नहीं किया है। श्रीनगर में सिनेमा हॉल खोलने पर उन्होंने कहा कि सिनेमा हॉल खुलना ठीक है, लेकिन जामा मस्जिद 3 साल से क्यों बंद है और उल्मा को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार उल्मा पर DGP के बयान पर उन्होंने दावा किया कि उन्हें पुराने मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है और ये इजहार राय की आवाज को दबाने की कोशिश है। शाह फैसल की जानिब से दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वापस लेने की तहरीक पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली की लड़ाई सियासी लड़ाई है और हम उसकी बहाली के लिए आवाज उठाते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं PDP की चीफ और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती। उनसे हम बात करेंगे। महबूबा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले पूछना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड ने जो कल एक जो फैसला किया है, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको उनकी जो दस्तारबंदी है उनका जो है उनको बैन करेंगे श्राइन। देखिए, ये ऐसा लगता है कि जो BJP का एक एजेंडा है जिसमें वो जो भी हमारे जम्मू कश्मीर में ख़ासकर जो इस्लामी सूफीज़म है, जो उसकी निशानियां हैं, जो उसकी ट्रेडिशंस है, उनको ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ तक दस्तारबंदी का सवाल, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे बरसगीर में, पूरी दुनिया में जो भी मजहबी जगह होती हैं वहाँ दस्तारबंदी होती है। ये एक किस्म की ब्लेसिंग मानी जाती है। और आपने ख़ुद देखा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे कोई ज़ियारत हो, वहाँ अपनी दस्तारबंदी करवाते हैं। तो उस वक्त तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होता है। मगर ये एक कड़ी का हिस्सा है। इन्होंने पहले कई जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे अलग अलग मसलक से वाबस्ता, उनको अरेस्ट किया। उसके बाद इन्होंने जो सजाद नशीन होते हैं जिनका अपना एक ट्रेडिशनल ड्यूटी होती है, काम होता है, जो ज़ायरीन है, जो लोग ज़ियारत पे जाए उनके लिए दुआ मांगना, उनको अलग कर दिया ज़ियारत से। उनको ज़ियारत में आना एक हिसाब से बंद कर दिया, अपने काम जो उनका काम होता वो बंद कर दिया। और अब ये जो दस्तारबंदी है ये तो हिपोक्रेसी है। अगर इनको जो भी मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में जो भी कोई भी हमारा ट्रेडिशन हो, ख़ासकर जो हमारे मज़हब के साथ जुड़ा हुआ, हमारी मस्जिद पिछले 3 साल से जामे मस्जिद बंद है, उलमा को गिरफ़्तार किया जाता है, कोई बात करता है तो उसको बंद किया जाता है, और अब उसके ऊपर ये दस्तारबंदी जो एक इज़्ज़त अफजाई मानी जाती है। एक और सवाल है इसमें, जो आपने क्लर्क्स की बात की, DGP का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि जो लोग प्रोवोक करेंगे, जो लोग लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, इवन कि PSA भी लगाया जाएगा। हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए ना, ये तो बहुत ही जो है एक पॉलिसी रही है सरकार की कि वो हर जो भी बात करता है उसका मुंह बंद करने पर। जहाँ तक इन क्लर्क्स का सवाल है, जो जितने भी ये मौलवीज़ हैं, इन्होंने अभी इस वक्त कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है। इनके पुराने 4-4, 5-5 साल पुराने
वीडियोस निकाल के उसमें इन्होंने कौन सा बयान दिया, उसके ऊपर इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद किया जाता है। हालांकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी उस बयान के लिए सज़ा काटी हुई है, मगर उसके बाद दोबारा बंद करना, आज फलायम ट्रस्ट पे SIA के रेड डाल देना, मतलब जो भी चीज़ इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ मुंसलिक है, उसको कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करना चाहते हैं। जो इसी बीच में जो ये कंट्रोवर्सी चली है, इसी बीच में आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो है मल्टीप्लेक्सेस की इनाग्रेशन हुई है। PDP क्या समझती है? क्या आपको लगता है कि सिनेमा एंटरटेनमेंट ये इम्पोर्टेंट है, या आपको लगता है कि ये गलत हुआ? देखिए, चाहे खेल हो चाहे सिनेमा हो, वो अपनी जगह है, मगर मस्जिद पे ताला क्यों? मौलवियों को जेल क्यों? स्कूलों में प्रेयर पढ़ने के बजाय भजन क्यों? मगर ये डबल स्टैंडर्ड्स ये कर रहे हैं। जामे मस्जिद को 3-4 साल से बंद रखा हुआ है, आप लोगों को जो है वो उसमें मैं चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस और NC का अलग स्टैंड आया इसमें। कांग्रेस का कहना है कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो, लेकिन आप सिनेमा हॉल खोल रहे हो। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि ये ठीक है, इससे एंटरटेनमेंट भी, एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। मैं जानना चाहता हूँ कि PDP क्या समझती है इस पे, जो आपका रुख है? मैं कहती हूँ ना, ये दोहरा मापदंड है। ये तो ठीक है, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, बच्चों के खेल के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, वो अलग है, अपनी जगह है। मगर अगर सिनेमा हॉल खोल रहे हैं आप एंटरटेनमेंट के लिए, तो मजहब का क्या? आज शाह फैसल ने अभी सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन जो उन्होंने किया था 370 एब्रोगेशन के खिलाफ, उन्होंने उसको विड्रॉ किया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों से भी हम जब पूछते हैं, वो कहते हैं कि अगर स्टेटहुड अगर मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी जिस तरह से स्टैंड ले रही, कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा कि अगर कोर्ट में मसला है तो गवर्नमेंट का क्या टेक रहेगा? देखिए, मेरा ये मानना है जो 370 है वो हमें कहीं भीख में नहीं मिला था, वो हमारा हक है, और हमसे वो हक जो है वो गैर आइनी तरीके से छीना गया। किसी भी पार्लियामेंट में 300 के 400 अगर 500 मेंबर भी हों, तब भी वो इसको रिवोक नहीं कर सकते थे। ये एक सियासी जद्दोजहद है, ये सियासी जंग है, इसको हम सियासी तौर पे लड़ेंगे। बाकी सुप्रीम कोर्ट तो 3 सालों से उसको खोल नहीं रही है, तो क्या करेंगे आप? ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से जनूबी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में भी छापामारी की गई। अनंतनाग में जमात इस्लामी की फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर SIA ने छापामारी की। जराये के मुताबिक इस दौरान कई दस्तावेजात और दीगर मटीरियल भी जब्त किए गए, जबकि ये छापामारी टेरर फंडिंग और जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने के इल्जामात की तहकीकात के तनाजुर में अमल में लाई गई। राजौरी इलाके में लोगों को चंद मशकूक अफराद की मौजूदगी जाहिर हुई है। मकामी लोगों ने फौरन पुलिस को इलाके में मिलिटेंटों के नजर आने की इतला दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलसुब से नौशहरा सेक्टर के चौकी हिंडन कैंप मोहल्ले को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। राजौरी जिला का चौकी कैंप का इलाका, जहां सुबह से ही सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकी इस इलाके में देखे गए हैं। इसकी इतला मिलते ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है और पूरे इलाके में सर्च जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। लोगों द्वारा ये सूचना दी गई थी कि इस इलाके में एक घर के अंदर, जो कि एक फौजी का घर है, आर्मी मैन का घर है, वहाँ पर 3 लोग जो है वो रात के समय आए और जब उसने इसकी इतला पुलिस को दी और फौरी तौर पर पुलिस और आर्मी के जवानों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया। अब इस पूरे इलाके में सर्च जो है वो सुबह से की जा रही है। देखना यह है कि कब तक पुलिस को, कब तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी हासिल होती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। फजाइये के अफसर के कत्ल के मामले में अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू की टाडा अदालत में समाअत हुई। इस केस की अगली समाअत 19 अक्टूबर को होगी। 1990 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मिलिटेंटों ने फजाइये के 4 अफसरान का कत्ल कर दिया था। कश्मीर में PCC के मंदुबीन ने आज श्रीनगर में करारदाद मंजूर की, जिसमें राहुल गांधी को CWC के सदर के ओहदे के लिए नामजद करने का मुतालबा किया गया। रुकन पार्लियामेंट और रंजीत राजन ने करारदाद पढ़ी और अरकान ने उसकी तायीद की। इस मौके पर CWC इंचार्ज JNK रजनी पाटिल ने गुलाम नबी आजाद पर तनकीद करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नौजवान लीडरों की तरक्की में हमेशा रुकावट रहे हैं। तमाम जो वोटर हैं
कल जम्मू में और आज श्रीनगर में मेन जम्मू कश्मीर स्टेट ने आज ये प्रस्ताव पारित किया है कि प्रदेश अध्यक्ष और AICC मेंबर्स जो हैं वो हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं कि वो इलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आज प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से जम्मू कश्मीर प्रदेश से, जो कल जम्मू में भी प्रदेश वाले चाहते हैं, तमाम डेलीगेट चाहते हैं, तमाम कांग्रेस यहाँ पे चाहती है, उन्होंने अपना तीसरा प्रस्ताव लिया है कि हम चाहते हैं, माननीय सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन्होंने आग्रह किया है कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो नॉमिनेट करना चाहे, वो इलेक्ट नॉमिनेशन करें। मुझे नहीं लगता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से पार्टी कुछ डैमेज हुई है। इसका कारण ये है कि किसी ही व्यक्ति को पार्टी बड़ा करती है और गुलाम नबी आज़ाद जी को गुलाम नबी आज़ाद करने का काम पार्टी ने किया था। कहाँ कद्दावर नेता है वो, अभी आगे आने वाला समय तय करेगा कि वो कितने कद्दावर नेता है। हाँ, अगर उनको अंदर से कोई सेंट्रल एजेंसी है उसका सपोर्ट है, अगर बीजेपी अंदर से उनको मदद करती है तो मालूम नहीं वो क्या होगा। मुझे बहुत दुर्दैव से दुख की बात है कि बहुत बड़े नेता हमारे हैं, किसी को भी आगे आने नहीं दिया जम्मू कश्मीर से। मजहबी रहनुमाओं और आम लोगों ने जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के मज़ारात और खानकाहों में बाअसर लोगों और सियासतदानों की दस्तारबंदी पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने 19 सितंबर को जारी करदा एक हुक्मनामे में इस तरह के अमल पर पाबंदी लगा दी थी। ताहम बोर्ड ने कहा है कि मजहबी सतह पर कारनामों को अंजाम देने वाले अफराद की दस्तारबंदी बोर्ड की पेशगी इजाजत से की जा सकती है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रुकन सुहेल काजमी ने कहा कि ये फैसला इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि मजहबी मकामात को सिर्फ मजहबी खुतबात और सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाए। उलमाए किराम और आम लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। ऐसे पीर फकीर को ज़बरदस्ती पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा गुनाह है। उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिलीजियस प्लेसेस साफ़ सुथरे तरीके से रिलीजियस सरमन्स को पब्लिक में फैलाएं और कहीं भी ऐसी चीज़ ना हो जैसे कि होती रही है, जिसको हम एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, रेडिकलाइजेशन ऑफ एनी थिंग विच हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल एंड गुमराह करना नौजवान को, उस पर रोकथाम करने के लिए सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस को रिलीजियस काम करने के लिए उन्होंने अलाउ किया है। तो ये अच्छा एक तरीक़ाकार है, रुझान है। इसमें इंशाअल्लाह ताला हम भी यही चाहते हैं कि दरगाहों से या मसाजिदों से या इस्लामी इदारों से या मदरसों से जो तालीमात हो या जहाँ पर जो भी हो, एक जहती भाईचारगी का हो, वहाँ पर कोई छोटा बड़ा का इम्तियाज़ ना हो। बहुत ही अच्छा फ़ैसला है, एक अच्छा कदम है कि ये सबके लिए साझे हैं। यहाँ पे जो भी कोई भी ऊंच नीच नहीं है, सब लोग बराबर हैं। ये नहीं कि कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ दी जाए। तो ऐसे भी ये सब मज़हबों के लिए ये खुला हुआ है, ये जो हमारी ज़ियारतें हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाहों और दीगर मजहबी मकामात पर सियासतदानों की दस्तारबंदी पर NC तर्जुमान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक ने दस्तारबंदी को एक मजहबी मसला करार दिया और वक्फ बोर्ड पर मजहबी मामले में मुदाखलत करने का इल्जाम लगाया। ये रिलीजियस मैटर्स में अब इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जो दस्तारबंदी है, ये आज का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, ये बहुत 200-300 साल से ये एक रिवाज रहा है। जब भी कभी किसी आस्थानों में या दरगाहों में कोई जाए, और ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है, जो भी कोई जाता उनको दस्तारबंदी करते हैं। ये रिलीजियस इंटरफेरेंस है क्या? जब कहीं और किसी धर्म में ये होता है तो कोई कुछ चिल्लाता है इसके बारे में? सिर्फ क्योंकि ये मुसलमानों का ये एक अकीदा है, कोई जाता है कहीं अकीदे से किसी आस्थान में और उसको दस्तारबंदी करते हैं, ये एक नॉर्मल ट्रेडिशन था। शेर कश्मीर की छुट्टी इन्हें कैंसिल कर दी, 13 जुलाई की छुट्टी कैंसिल कर दी, ये बोल के कि जनाब बहुत सारी छुट्टियां हैं। उसी कलम से ये दूसरा एक ऑर्डर निकालते हैं कि आप जी 23 सितंबर को महाराजा की छुट्टी होगी। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फैसला था, फैसला नॉन इलेक्टेड लोग करते हैं। डाक बंगला बारामूला में बीजेपी की जानिब से सेवा पखवाड़ा का एहतमाम किया गया।
बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर खुलने से नौजवानों को मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तफरीह के मौके मिलेंगे। उन्होंने सियासी जमातों की तरफ से यूटी में सिनेमा के अहिया पर तनकीद करने के किसी भी इकदाम की मुखालफत की जो वादी में शोरिश की वजह से मुतासिर हुआ था। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। कौल ने मजहबी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जो भी अमन व अमान में खलल डालने में मुलव्विस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेवा पखवाड़ा में मुख्तलिफ कश्मीरी लोक और सकाफती तकरीबात में कश्मीरी दस्तकारी और सकाफत के मुख्तलिफ विरसे पर नुमाइश भी की गई। रोजगार है, सिनेमा में लोग काम करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें क्या बात, ये भी एक रोजगार है। लेकिन सारे देश भर में एंटरटेनमेंट के ऐसे साधन हैं, ये जो ड्रामाज हैं, सिनेमा है, ये चारों तरफ होते हैं। जम्मू कश्मीर में भी होते थे, पिछले 30 सालों से नहीं होते हैं, फिर से शुरू हो गए। ये एक बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने इनको शुरू किया है हम उनको बधाई देते हैं। और लोगों को भी हम कहते हैं कि भाई किसी ने नहीं देखना है तो वो नहीं देखें, लेकिन कोई देखना चाहता है तो उसका गला क्यों घोंटे। जो ठीक होगा उस पर तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा है, वो चाहे कोई भी हो, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई बेगुनाह है, किसी ने कुछ किया नहीं है, उसको खामखा में बेगुनाह सरकार जो है वो पकड़ेगी भी नहीं। अगर कोई ऐसा किया है तो उसके सारी कार्रवाई करके उसको छोड़ दिया जा सकता है। इवेंट एक लगा है मोदी जी के बचपन से लेके अभी तक उन्होंने देश के लिए क्या किया और गरीब लोगों के लिए क्या किया, जितनी भी स्कीमें की या उनका जितना भी अभी तक का सफ़र रहा वो कैसा है, वो यहाँ पे आज लगा। आपने देखा पूरे वो चस्पान है उनके काम जो हुए हैं, तो इसके आगे भी ये काम चलता रहेगा। जम्मू में कल्चर एकेडमी की जानिब से हिंदी दिवस पखवाड़ा मनाया गया। रॉयटर्स क्लब ने हेडक्वार्टर में एक कवि सम्मेलन का इनेकाद किया। मुशायरे की तकरीब में शोरा ने की खासी तादाद ने शिरकत की। शोरा ने तकरीब के दौरान अपने अशार सुनाए। इस मुशायरे में नौजवानों के एक इज्तिमा ने भी शिरकत की। डॉक्टर अरविंदर अमान ने कहा कि हिंदी दिवस की तकरीबात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। दिवस का पहला हिस्सा 14 तारीख को तालीमी इदारों के साथ मुनक्किद किया गया था। आज कवि सम्मेलन के साथ इस तकरीब को इख्तिताम पजीर किया गया। रहते हैं, एक बार फिर उनको प्रतिनिधिता उनकी ज़रूर इसमें शामिल होनी चाहिए। और उसी मकसद के साथ हमें लगता है कि आज ये जो कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ, उसमें कुल मिलाकर ये एक कामयाब आयोजन हो सका है। ये जो कार्यक्रम होते हैं, इनके थ्रू आप लोगों को संदेश दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा के साथ आपने अटैच रहना है। और आजकल तो NPE के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आयोजित करवाए जा रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मंच है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है आर्ट एंड कल्चरल अकेडमी ने। तो इस कार्यक्रम में शिरकत करके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बीजेपी के कौमी काउंसिल मेंबर मोहम्मद रफीक कवानी ने कहा कि बीजेपी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आम लोगों की मुश्किलात का सद्भाव कराने की भी कोशिश कर रही है। अनंतनाग के लालन इलाके में बीजेपी की जानिब से मुफ्त बी कैंप में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए रफीक कवानी ने इन बातों का इजहार किया। उनके हमरा पी मलिक, नजीर गनाई और दीगर लीडरान भी शामिल थे। सेवा पखवाड़ा के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। लोगों की माहिर डॉक्टरों के जरिए तिब्बी जांच कराई गई और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मोदी जी का जन्म दिवस था, उस दिन से लेके 2 अक्टूबर तक हमारा जो पखवाड़ा का जो प्रोग्राम है, हम हर गाँव में जाके, फार फ्लंग एरिया में जाके लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो परेशानियां है, जो अस्पतालों तक नहीं जा पाते हैं, हम उनके बीच में जाके उनकी सेवाकारी के लिए उनके बीच में जाते हैं। और एक डॉक्टर का टीम भी और पूरा मेडिसिन तो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, और जिसको जो दिक्कत है उसका वो ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे।
बीजेपी के नामजद राज्यसभा रुकन इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने साबिका हुकूमतों पर एसटी तबके को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा कि मौजूदा बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत को तमाम तबकों की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने पुलवामा टाउन हॉल पुलवामा में पार्टी वर्कर्स के इजलास से खिताब किया। नेशनल माइनॉरिटी मोर्चे के सदर समीर अरोरा के अलावा जिला सदर पुलवामा सजाद रायना भी मौजूद रहे। देखिए, शेड्यूल ट्राइब है जिसमें गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, जहाँ हमारा ओबीसी समाज है, जहाँ दलित है, जहाँ और पिछड़ा समाज है, क्या रहता है कि इनको सिर्फ वोट बैंक तक इस्तेमाल रखा है, सिर्फ वोट के लिए, फोटोग्राफी के लिए, और इनको फंक्शन करा और खान पान तक रखा, और इनको जम्मू कश्मीर की तरक्की का, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का, जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम में इनको आने का मौका नहीं मिला है। अभी वक्त आ गया है कि जो गरीब मजलूम आखिरी आदमी है रियासत का, वो किसी तबके से हो, किसी कास्ट का हो, किसी सेक्ट से हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए वो मानी नहीं रखता। हमारे लिए सब नागरिक बराबर हैं और हम किसी को स्पेशल नहीं समझते और किसी को कम नहीं समझते। हम पूरे समाज का एज ए होल हम बैलेंस बना के उनको तरक्की के एवेन्यूज़ कैसे मिल सके, ये हमारा पार्टी का मिशन है। गालंदर पांपोर में डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ और पुलिस ने एक रीछ को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बताया जा रहा है कि रीछ आज 9:30 बजे के करीब रिहायशी इलाके के नजदीक मकई के खेत से नमदार हुआ था। पुलिस और वाइल्ड लाइफ ने कई घंटों की जदोजहद के बाद रीछ को बेहोश करके पकड़ लिया और उसे महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन टफ था, तो मेहनत मशक्क़त के बाद हमने इसको ट्रंकलाइज करके काबू में किया है। और इस अगर खुदा न खास्ते ये ट्रंकलाइज होता, पता नहीं ये कितने को नुकसान पहुंचा। जालंधर में हमने देखा है ऑपरेशन टफ था, क्योंकि ये ऑल ओवर जो है रेजिडेंशियल एरिया है, तो हमारी ये पहली कोशिश रहती है कि हम कम से कम टाइम में इस एनिमल को जो है ट्रंकलाइज कर पाएंगे। और इंशाल्लाह मैं सारी अपनी टीम को जो है वो कांग्रेचुलेशंस देता हूं कि उन्होंने प्रोफेशनली इस बियर को कैप्चर करने में पूरी सहायता दी। कश्मीर में बेरोजगारी की शर्राह को कम करने के लिए गैर सरकारी तंजीमें आगे आ रही हैं। चिनार इंटरनेशनल नामी तंजीम ने बेरोजगार गरीब नौजवानों को बिलासूद कर्ज फराहम करके तिजारत से जोड़ने की कोशिश कर रही है। तंजीम ने श्रीनगर में प्रोग्राम मुनक्किद किया। तंजीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक उन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में 20 नौजवानों को कर्ज फराहम किया। जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो बकेट है ये बढ़ते जा रहा है, तो इसको हेल्प करने के लिए हमने इनिशिएटिव उठाया है। और हम इसमें जो वो लोग यूथ जो गरीब तबके के यूथ हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं, और ये इनिशिएटिव उन्हीं के लिए। पायलट में हमने 10 जो थे यूथ उनको लिया था, उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद हमने एक और बैच यूज़ किया, उसमें 10 हैं, उनका भी बड़ा अच्छा चल रहा है। तो अब इसका हमें इंकरेजमेंट मिली, हम 20 यूथ को सेलेक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इसमें हमने 1.5 लाख का जो है वो जो हमने बजट रखा है पर कैंडिडेट जी। 6 महीने से 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड है कि उसमें रिटर्न नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन जो है ये रिटर्न करें, क्योंकि उस लोन से हम बाकी कैंडिडेट्स की मदद कर सकते हैं। मेरा जो आइडिया था वो एक बुटीक का था। मैंने लास्ट ईयर 1 अक्टूबर को एस्टैब्लिश किया, और इनसे मुझे उसके लिए एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिला और दूसरा गाइडेंस कि मैं अपने बिजनेस को कैसे एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकती हूँ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही अपनी तारीखी तहजीब, तमद्दुन, सकाफत और दस्तकारी के लिहाज से मुल्क समेत दुनिया भर में एक मुनफरिद और मकबूल मकाम रखता है। वादी कश्मीर की सदियों पुरानी पेपरमाशी की दस्तकारी हर गुजरते दिन के साथ मादूम हो रही है। कारीगरों के मुताबिक अब इस दस्तकारी से 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना भी मुश्किल लग रहा है। पेश है रईस मागरे की खास रिपोर्ट।
वादी कश्मीर का हुनर, फन और दस्तकारी मुल्क और बैरून मुल्क में मुनफरिद और मकबूल मुकाम रखता है। कश्मीर की तारीखी दस्तकारी का फन, जिसमें पेपर माशी की दस्तकारी सरे फहरिस्त है, काफी मशहूर है। श्रीनगर के आलमगीर बाजार डाउनटाउन के सैयद मकबूल हुसैन इसकी एक जीती जागती मिसाल है। सैयद मकबूल का कहना है कि उनका खानदान सदियों से इस मुनफरिद हुनर के साथ जुड़े हुए हैं। लोग उनके पास इस हुनर को सीखने की ख्वाहिश लेकर आते हैं, जो कि उनके मुताबिक एक खुशाइन बात है। लेकिन इस हुनर के जरिए बेहद कम कमाई होने के बाद दस्तकार इस हुनर को छोड़ देते हैं। बदकिस्मती से कश्मीर में ये दस्तकारी मादूम होने के दहाने पर है। वहीं मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल पेपरमाशी के हुनर सीखने और इस दस्तकारी को अपनाने पर आमादा नजर नहीं आती। पेपर माशी का जो मयार है इस वक्त कम है, क्योंकि इसका जो मार्केट है पहले वो नहीं है यहाँ पर, और जो गवर्नमेंट भी बड़े बड़े दावा करते हैं हैंडीक्राफ्ट वाले, असली आर्टिजन के पास वो नहीं पहुँचते हैं। सैयद मकबूल हुसैन को 2014 में नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2013 में उन्हें रियासती अवार्ड से नवाजा गया। सैयद मकबूल के मुताबिक अवार्ड याफ्ता होने के बावजूद उनकी माली हालत बेहद कमजोर है और मकबूल इसकी बुनियादी वजह सरकार और मुताल्लिका महकमे की अदम तवज्जुही को मानते हैं। उनका ये भी कहना है कि पेपर माशी की मसनूआत का एक ऐसा बाजार तक दस्तयाब नहीं है जहां दस्तकार अपने हुनर को जाहिर कर सके। पेपर माशी मसनूआत के लिए कोई नुमाइशी बाजार तक कायम नहीं किया गया, जिसकी वजह से ऐसी मसनूआत की खरीदारी मुतासिर होती है। जो भी मेरे पास आते हैं कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, कोई देखते हैं पेपर माशी, वो इतना खुश हो जाता है कि वो बोलता है मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा। मगर जो आर्टिजन है वो तो बेचारा परेशान है, वो उतना नहीं कमाते हैं जितना उसको कमाना है। हम जो सामान बनाते हैं इसके लिए ये बिकता नहीं है, वो तो घर में ही है। हमारे जो बच्चे हैं वो इस काम के साथ नहीं करते हैं, जो आजकल नई पीढ़ी है वो भी नहीं सीखते हैं, दिन ब दिन ये कम होता है। सैयद मकबूल की बेटी पाकीज़ा फातिमा बचपन से ही इस दिलकश हुनर की जानिब राग़िब थी, लेकिन इस फन के मुस्तक़बिल को देखते हुए उन्होंने इससे दूरी इख्तियार कर ली। पाकीज़ा का कहना यही है कि उनके वालिद को कई एज़ाज़ात और अवार्ड से नवाजा तो गया, लेकिन इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए कोई सरकारी या फिर गैर सरकारी तंजीम सामने तक नहीं आई। पेपर मशी आर्टिज़न के मतलब जो बच्चे होते हैं उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हम बोलते हैं हम मतलब एग्जीबिशंस देते हैं गवर्नमेंट या कुछ, वो मतलब जो नीडफुल पर्सन्स होते हैं उनके पास तक नहीं पहुंच पाते। लाइक मेरे ही फादर है, हम लोग इतने साल से हम लोग बोले एग्जीबिशन हम लोग को मिलेगा, बाबा एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही। हम लोग के पास तो कभी एग्जीबिशन कोई पहुंचा ही नहीं, बाबा ने कभी किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया नहीं। सिर्फ मिलता है हम लोग को एप्रिसिएशन, उस एप्रिसिएशन वो वाहवाही से हम लोग के जो पेट होते वो भरते नहीं है। कोई हमारा हमदर्द ही नहीं बनता है। जिनको फर्ज था ये, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट एजेंसी कोई बड़े वाले हो, उनको फ़र्ज़ बनता था ना कि ये जो कला है जिसे कश्मीर वर्ल्ड में मशहूर है, इसको हम उठाएंगे, इसका थोड़ा मदद करेंगे, इन लोगों के पास जाएंगे, इनकी प्रॉब्लम देखेंगे। वो कोई खुदा के बगैर नहीं आता है। सैयद मकबूल के भाई सैयद मेहदी हुसैन का कहना है कि उन्होंने अपने भाई को इस हुनर और दस्तकारी को बचाने में अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करते देखा है। उनका कहना है कि हुकूमत की सरपरस्ती, इमदाद और मुताल्लिका महकमे की जानिब से जम्मू कश्मीर के तारीखी विरसे को बचाने और फरोग देने के लिए आला पाए पर इक़दाम उठाने की बेहद ज़रूरत है। कश्मीर की दस्तकारी को स्कूलों के निसाब यानी सिलेबस में भी जगह दी जानी चाहिए ताकि तलबा को ये फन सिखाया जा सके। अगर गवर्नमेंट उनको कुछ हेल्प करेगा बज़रिए बैंक, बज़रिए कुछ फाइनेंस, तो उनको राहत मिलेगा, तो वो तो नई चीज़ बनेगा। और मार्केटिंग का भी कुछ करेगा, एग्जिबिशन देंगे या यहाँ पर एम्पोरियम जो सामान लेते हैं वो लेंगे, तो असली कारीगर के पास कोई नहीं जाता है। मेरा इन शॉर्ट ये बात है। एक सूफी स्कॉलर मीर सैयद अली हमदानी ने इस हुनर को 14वीं सदी में कश्मीर में मुतारफ कराया।
ज्यादातर अशिया कश्मीर से हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों और बैरून मुल्क से बरामद की जाती हैं। पेपर माशी के गुलदान, कप, बुक्स, ट्रे और दीगर आराइशी अशिया ग्लू या पेस्ट से तैयार करदा रेपिल्ड पेपर से बनाई जाती हैं। उम्मीद है कि सरकार और मुताल्लिका महकमा वादी कश्मीर के तारीखी विरसे को जिंदगी बख्शने के साथ साथ पेपर माशी जैसी दीगर दस्तकारी के फन को फरोग देने में अपना अहम रोल अदा करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन दस्तकारों की जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट करे, मदद करे, ताकि ये भी अपनी 2 वक्त की रोटी जो है वो अच्छे से कमा सके, और साथ ही साथ इनको वो मार्केट्स प्रोवाइड की जाए। जो यहाँ के नौजवान हैं जो अब धीरे धीरे इस कला से मुंह मोड़ रहे हैं, ताकि वो दोबारा से इस कला की तरफ वापस आए, और साथ ही साथ उनको भी ये लगे कि इसमें भी जो है उनका आगे का स्कोप है और वो इसमें अच्छे से 2 वक्त की रोटी कमा सके। फिरोज वानी के साथ रईस मागरे, न्यूज़ 18 कश्मीर, श्रीनगर। पीडीपी के रियासती सेक्रेटरी शेख नासिर एडवोकेट ने गुलाम नबी आज़ाद के हामियों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में आज़ाद के साथियों ने पीडीपी सदर और उनकी बेटी पर कई इल्जामात लगाए हैं, जिसमें गुलाम मोहम्मद सरवरी और सलमान निजामी शामिल है। उन्होंने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती पर लोगों को गुमराह करने के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। शेख नासिर का कहना है कि आज़ाद के साथियों को पीडीपी के सदर और उनकी बेटी पर गुमराहकुन बयानात देने से बाज रहना चाहिए। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।